फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की, जिसमें हम जो चैप्टर आपका 4 है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसको क्या करेंगे आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इससे पहला वाला जो चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत, जो आपके सिलेबस में है वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। हिस्ट्री का भी पहला लेसन अपलोड कर दिया है गया है और इकोनॉमिक्स का भी आपका पहला चैप्टर अपलोड हो गया है। तो अगर आपके पास 12वीं में वो सारे विषय हैं तो आप उन विषयों को जाके देख सकते हैं। तो आइए आज अपने लेसन जो है हमारा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, उसको हम क्या करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। तो कोई भी लेसन पढ़ने से पहले लेसन का नाम समझो क्या है। देखो लेसन का नाम क्या दे रखा है, लेसन का नाम है आपका क्या, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता मतलब क्या होता है, राजनीति में जिसके पास पावर होती है, पावर कह लीजिए, जो जीतता है उसी को क्या बोलते हैं, सत्ता बोलते हैं। जैसे मिनिस्टर वगैरह हो गए, उनके पास सत्ता होता है, पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, उन पे सत्ता होता है। और वैकल्पिक केंद्र, वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है, जब हम लोग शीत युद्ध, मैंने आप लोगों को समझाया था, तो शीत युद्ध में क्या था, शीत युद्ध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के दो केंद्र थे। एक तरफ एक तरफ अमेरिका था, दूसरा कौन था आपका, सोवियत संघ था। तो उस समय में क्या हुआ था, जब दोनों, और फिर हमने ये भी देखा दो ध्रुवीयता के अंत में कि सोवियत संघ का क्या हो जाता है, 1990-91 में क्या हो जाता है, उसका विघटन हो जाता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किसका वर्चस्व रहता है, अमेरिकी वर्चस्व। तो वो वाला चैप्टर तो काट दिया गया, लेकिन अगर उसके कुछ एक आध पॉइंट होंगे, जैसे पिछले बार था कुछ उसके ऑपरेशन वगैरह थे, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये सब होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। फिलहाल हम इस चैप्टर पे चलते हैं। तो वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है, अब 1990 के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसका प्रभुत्व है, अमेरिका का प्रभुत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल अमेरिका का प्रभुत्व है, अमेरिका का तो प्रभुत्व है ही, लेकिन साथ में अमेरिका के साथ और भी छोटे छोटे शक्ति के केंद्र होते हैं, जिसमें आपका ये यूरोपीय यूनियन हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्या है, क्षेत्रीय मंच थे, जो क्या करते थे, अपनी शक्तियों को अच्छे से लेकर चलते थे, आपस में व्यापार वगैरह करते थे। तो सिंपल सा समझना, वैकल्पिक केंद्र यानी अमेरिका के जगह, अमेरिका के स्थान पर भी बहुत सारे शक्ति के क्या थे, छोटे छोटे केंद्र थे या बड़े बड़े केंद्र थे। तो उसको हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे इस चैप्टर में हम बेसिकली संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो यूरोपीय संघ पे रहेगा। फिर सार्क के बारे में पढ़ेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आसियान के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी चैप्टर में सारे, और थोड़ा बहुत चीन की शक्ति के बारे में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और ये बोर्ड के हिसाब से देख ही सकते हो आप, बोर्ड की सुविधा के हिसाब से क्या किया है, चैप्टर जितना आया है तो उतना ही उस पर लिखा है। और बच्चे कमेंट में बोल भी रहे थे कि सर थोड़ा सा छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए कम टॉपिक इसमें कवर किया, लेकिन आज जितना भी किया है उसको अच्छे से कवर किया है। और फिर भी कोई दिक्कत आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको क्या करूंगा, ठीक करूंगा। तो बिना वेस्ट किए टाइम अपने चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जैसे क्या है, यूरोपीय संघ। तो पहले हम समझेंगे यूरोपीय संघ कैसे बना। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुआ था, यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी आपकी 1992 में हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 1945 से 1990 के बीच क्या चल रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अंतरराष्ट्रीय विश्व दो स्तरों में बटा हुआ था। तो ऐसे में क्या हुआ था, और शीत युद्ध से पहले हमने क्या कर लिया था, 2 वर्ल्ड वॉर की विभीषिका हम लोग पहले ही झेल चुके थे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो यूरोप की पूरी अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, तहस नहस हो गई। क्योंकि जब भी लड़ाई होगा तो लड़ाई कभी भी अच्छा तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा, नुकसान होगा। तो यूरोप जो था, यूरोप आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था, यूरोप को 2 भागों में बांट दिया था, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप। तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहां पे इसका असर बहुत ही खराब हुआ था। पूरी यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो 1945 के बाद धीरे धीरे यूरोप के देश आपस में आए, और भी जो बड़े बड़े संगठन थे, अमेरिका या सोवियत संघ ने क्या लिया, इसमें अपनी रुचि ली, इंटरेस्ट लेने का प्रयास किया और यूरोप की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का
प्रयास किया। तो ये बैकग्राउंड था, और अपने साथ पेन वगैरह भी रखने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, और जो मैं बोल रहा हूँ जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको क्या कर लें, नोट कर लें। वैसे मैं जो बता रहा हूँ वो इतना समझ जाएंगे और थोड़ा बहुत लिख लेंगे और जाके अपनी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो गारंटी से बता रहा हूँ हर चीज आपको क्या आएगी, अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब है यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। जो 1992 में यूरोपीय संघ बना है तो रातों रात यूरोपीय संघ की स्थापना नहीं हुई है, उसके पीछे 30 साल 40 साल 50 साल लगे, तब जाके क्या हुआ है, यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है। तो समझते हैं पृष्ठभूमि। तो क्वेश्चन पूछे यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई या उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो वो समझेंगे। तो पहला है इसमें क्या, मार्शल योजना है आपका। क्या है पहला, मार्शल योजना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्शल योजना में क्या हुआ था, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, तहस नहस हो गई थी, तो अमेरिका ने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई 1948 में, जिसको बोलते हैं मार्शल योजना। तो मार्शल योजना में क्या किया था अमेरिका ने, जो पश्चिमी यूरोप था, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए उसने क्या किया, दोबारा से उसकी हेल्प करी, ताकि वो आर्थिक रूप से क्या हो जाए, सशक्त हो जाए। और जब आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप सशक्त हो जाएगा तो वो किसके गुट में जाएगा, वो किसके गुट में जाएगा, अमेरिका के गुट में जाएगा। तो यही कारण था। और पूर्वी यूरोप पर आप जानते हैं सोवियत संघ का ज्यादा प्रभाव था, तो पश्चिमी यूरोप भी सोवियत प्रभाव में ना चले जाए, इसलिए रूस ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था का क्या किया, पुनर्गठन किया। इससे क्या होगा, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल समझिए, आपकी घर की स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, यानी आप आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, आप पे कोई भी पैसा नहीं होता है। तो ऐसे समय में जो आपकी मदद करेगा, मदद करने का मतलब जो आर्थिक रूप से आपकी मदद करता है, तो बाद में जब उसको कभी आपकी जरूरत होगी तो आप कभी मना कर पाएंगे, नहीं मना कर पाएंगे। तो वैसे ही अमेरिका भी सोच रहा था, अगर आज हमने पश्चिमी यूरोप की मदद करी तो ये भी हमारे क्या रहेगा, प्रभुत्व में रहेगा। तो इसी कारण क्या हुआ, अमेरिका ने एक योजना चलाई, कौन सी, मार्शल योजना। तो सिंपल सा ध्यान रखना, मार्शल योजना का मतलब क्या है, यह योजना अमेरिका द्वारा 1948 यानी 1948 में इसकी शुरुआत की गई, ताकि पश्चिमी यूरोप के देशों का क्या हो सके, आर्थिक मजबूती हो सके, उनकी अर्थव्यवस्था का दोबारा से पुनर्गठन हो सके। और उसके लिए अमेरिका ने क्या किया, एक आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करी, ताकि पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन हो जाए। तो ये यूरोपीय संघ बनने की पहला कारण क्या था, मार्शल योजना। दूसरा है आपका यूरोपीय परिषद की स्थापना। इसका मतलब अब आप आर्थिक रूप से तो यूरोप क्या हो गया, मजबूत हो गया, लेकिन उसको राजनीतिक रूप से भी क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। किसी भी देश के विकास के लिए केवल एक पक्ष जिम्मेदार नहीं होता, बहुत सारे पक्ष उस देश को क्या बनाता है, विकसित बनाता है। तो आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, किसी भी देश को मजबूत बनाती हैं। तो दूसरा कारण है यूरोपीय परिषद की स्थापना। तो ज्यादा घुसना नहीं है, बस हमें इतना समझने का प्रयास करना है कि जो यूरोपीय परिषद है वो क्या था, 1949 में क्या हुआ, यूरोपीय परिषद। तो 1949 में जैसे मैं बता रहा था, यूरोपीय परिषद की क्या हो गई, स्थापना हो गई। तो दो चीजें हमने समझा, मार्शल योजना से क्या हुआ, पश्चिमी यूरोप क्या हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ। और दूसरा, यूरोपीय परिषद की जब स्थापना हुई तो वो राजनीतिक सहयोग होने लगा, यानी अब वो क्या करने लगे, पॉलिटिक्स के मामले में भी, राजनीति के मामले में भी हमारा देश कैसा होना चाहिए, किन देशों से संबंध होना चाहिए, किन देशों से संबंध अच्छे नहीं होने चाहिए, लोगों को अधिकार क्या होने चाहिए, लोगों को अधिकार क्या नहीं होने चाहिए, सरकार का क्या काम होना चाहिए, सारे देशों को मिलकर कैसे चलना चाहिए। तो ये सारे काम कौन करती थी, यूरोपीय परिषद के द्वारा किया जाता था। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने घर के अंदर बना रहा हूँ, तो बहुत सारी आप लोग जानते हैं रोड पे कोई ना कोई बेचने वाला कुछ ना कुछ आता है। तो अगर बैकग्राउंड आपको कोई भी नॉइस आए तो प्लीज उसको क्या कर लेना, इग्नोर करके चलना, क्योंकि हर चीज मैं हटा नहीं सकता। तो आप अपने से भी थोड़ा सा समझने का इस चीज को प्रयास कीजिए, क्योंकि जो मेरे हाथ में है मैं उसी चीज को रोक सकता हूँ। और वीडियो में कट लगता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो कृपया थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलिएगा। तो तीसरा है आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन। किसका गठन, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन।
तो क्या हुआ, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। तो जब यूरोप की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी, जैसे मार्शल योजना के माध्यम से कुछ हुआ, फिर और उनकी आंतरिक बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां रही होंगी जिसके माध्यम से यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या हुई, मजबूत हुई। तब जाके क्या हुआ, 1957 में जो है आपका यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या होता है, गठन होता है। तो पहली बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ते चले जाएंगे तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से क्या करना है, पढ़ के चलना है। तो बस ध्यान रखना, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन क्या हुआ, 1957 में इसका गठन हुआ, जब यूरोप की अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा था, एकीकरण हो रहा था। नेक्स्ट है राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लेना। इसका मतलब क्या, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, इसने अपनी एक परिषद भी बना ली, लेकिन परिषद ही बनी है ना, अभी बड़े स्तर पर कोई भी राजनीतिक फैसले नहीं किए जा रहे हैं। तो अब लेकिन क्या हुआ, जब क्या होता है, यूरोप की क्या हो जाती है, पार्लियामेंट का गठन हो जाता है। किसका गठन हो जाता है, पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट का जब गठन हो जाता है, पार्लियामेंट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, जैसे कि भारत की भी पार्लियामेंट है जिसको क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और जैसे कि अमेरिका की पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो जहां पर क्या एमपी वगैरह आके मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। तो यूरोपीय पार्लियामेंट का क्या हो जाता है, गठन हो जाता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। और कभी भी क्वेश्चन लिखें तो ऐसे लिखें, जैसे क्वेश्चन आएगा यूरोपीय संघ की पृष्ठभूमि में बताइए, या यूरोपीय संघ की स्थापना के ऐतिहासिक विकास समझाइए। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बोलना यूरोपीय संघ की स्थापना के निम्नलिखित कारण है। इसको ऐसे लिख दिया, 4 नंबर में आ सकता है, और जो भी है 4 में है, 6 में है, 2 में है, उस हिसाब से। और 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें निष्कर्ष जरूर लिखना है। मैंने तो हल्का सा लिखा हुआ है, अपने हिसाब से निष्कर्ष बना के जरूर लिखना। जब तक आप निष्कर्ष लिखोगे नहीं तब तक आपका आंसर पूरा होगा नहीं और 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप क्या करिए, निष्कर्ष भी लिखिए। तो ये लिखने के बाद लिख देंगे, अतः 1992 यानी 1992 में ईयू की स्थापना हो जाती है। तो ईयू की, जब ईयू का मतलब यूरोपीय यूनियन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ईयू को यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ बोलते हैं। तो जब यूरोपीय यूनियन की अब क्या हो गई, स्थापना हो गई, तो उनका समाज के बारे में क्या विचार था, विदेशी यानी दूसरे देशों से कैसे संबंध लेके चलने हैं, सुरक्षा नीति कैसी हो, यानी यूरोपीय यूनियन किन देशों से अपने मतलब सैनिक संबंध बनाएगा, किस देश की मदद करेगा, किस देश की नहीं करेगा, न्याय। तो समझेंगे इन वर्डों पे, अभी मत जाना न्याय क्या होता है। तो इन सारे मुद्दों पर क्या है, मुद्रा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रा। तो ये ऐसे सारे मुद्दे थे जिसपे कहीं ना कहीं क्या हुआ, सभी यूरोपीय देश में हम देखेंगे, अभी यूरोपीय संघ में 27 मेंबर है, अभी वैसे 28 थे, तो सब में कहीं ना कहीं एक समान राय बनने लगी। वो देखेंगे क्या क्या विवाद के विषय भी क्या रहे हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष को कम से कम 2 से 3 लाइन में कैसे लिखना है बता दे रहा हूँ। ये लिख लिया आपने, निम्नलिखित है 1 2 3 4 लिख लिया। उसके बाद क्या करना, यहाँ से चालू मत करना, थोड़ा आधा पेज अपना छोड़ देना और हल्का, जैसे मैंने यहाँ से लिखा है ना, तो ये पेज छोड़, मतलब 1 2 लाइन छोड़ के यहाँ से चालू करना चीजों को। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। और डायग्राम वगैरह भी बनाने का क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। मैं तो बोर्ड पे बना नहीं सकता, लेकिन जब मैप वाली वीडियो समझाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन की यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं हम अपने। क्या है यूरोपीय संघ की प्रकृति, क्या है यूरोपीय संघ की प्रकृति। इसका मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति होता है, या व्यक्ति समझ लिया, हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना अपना नेचर होता है। कोई गुस्से वाला होता है, कोई गुस्से वाला नहीं होता है। तो हर व्यक्ति के क्या होते हैं, कोई कंजूस होता है, कोई खर्च करने में होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। तो हर व्यक्ति का अपने अपने हिसाब से होता है, तो हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। तो इसी हिसाब से हमें देखना है यूरोपीय संघ की प्रकृति कैसी थी, यानी उसका नेचर कैसा था। तो उसको हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चले देखते हैं क्या है। पहला जो है हमारा, आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक रूप लेना। क्या है, आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर क्या लेती है, राजनीतिक रूप। यानी इसका मतलब क्या है कि जब यूरोपीय संघ बना था तो हमने देखा था वो अपने आर्थिक रूप से क्या, अपने आर्थिक यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे क्या दे रहा था, ज्यादा ध्यान दे रहा था। पार्लियामेंट भी बाद में बनी, यूरोपीय परिषद भी उन लोग की क्या बनी, बाद में बनती है। तो इसका मतलब क्या है
कि शुरुआत में तो आर्थिक सहयोग पर आपस में बल दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, उन लोगों ने क्या किया, राजनीतिक मामलों में भी अब डिस्कस वगैरह यानी विचार वगैरह करना शुरू कर दिया। तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, वो आर्थिक सहयोग से कैसे में बदल गया, राजनीतिक रूप लेता चला गया। या अब वो क्या है, राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट के उस पे क्या करने लगा, काम करने लगा। तो राष्ट्र राज्य में ज्यादा घुसना नहीं है, बस सिंपल से समझ लीजिए, राष्ट्र का मतलब होता है यहाँ पे, राष्ट्र का मतलब यूरोपीय संघ हो गए जो 27 देश हो गए, और राज्य का मतलब उसके अंदर के जो देश हैं 27, वो आपस में कैसे मिलकर चलेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्र राज्य बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, उसकी प्रकृति कैसी थी, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग वाली थी, लेकिन धीरे धीरे बदलकर कैसे हो गई, राजनीतिक सहयोग वाली। जैसे होता है ना, कोई शुरुआत में गुस्से वाला होता है, फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या हो गया, गुस्सा क्या हो गया, कम हो गया। तो वैसे ही क्या होता, आर्थिक सहयोग से क्या बदल कर क्या हो गया, वो राजनीतिक रूप लेता चला गया। दूसरा है आपका कि यूरोपीय संघ ने क्या किया था, एक बार अपना संविधान बनाने का प्रयास किया था। क्या बनाने का प्रयास किया था, संविधान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो अपना संविधान नहीं बना पाता, अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्य से कह लीजिए, उसका संविधान नहीं बन पाता। तो आप जब अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें देखोगे कि एक नाव बन रखी होगी, वो टाइटैनिक बना रखा होगा। तो मैं बता रहा था कि वो टाइटैनिक मूवी भी है जो डूब जाती है पानी में। तो बेसिकली उस कार्टून का मतलब क्या था, उस कार्टून में जब आऊंगा, ये पढ़ा लूंगा, तो कार्टून पे जब आऊंगा तब आप समझेंगे कि वो कार्टून क्या था, टाइटैनिक जैसे डूब गया था, तो वैसे ही उन्होंने अपना संविधान बनाने का प्रयास किया था। तो संविधान तो उनका नहीं बन पाया था, लेकिन क्या हुआ था, उन लोगों ने अपना झंडा बना लिया था, अपना राष्ट्रगान बना लिया था। झंडा जैसे कि आप देखेंगे, झंडा क्या होता है, ऐसे स्टार टाइप के हैं उनके, ऐसे स्टार टाइप के आपके बने हुए हैं, किताबों में देख लेना, उसको स्टार टाइप के बन रखे हैं आपके। तो उन लोगों ने अपना झंडा बना लिया, उन लोगों ने अपना क्या किया, राष्ट्रगान भी अपनाया। उन लोगों ने क्या किया, हाँ, तो उनका अपना स्थापना दिवस था, मुद्रा थी, मुद्रा जैसे उनकी साझी मुद्रा क्या है, यूरो है। वैसे तो हर देश की अलग अलग मुद्रा है, 27 की, कईयों की, लेकिन पूरे जो यूरोपीय संघ की कौन सी मुद्रा है, यूरो है। तो ध्यान रखना, वो लोग अपना संविधान तो बनाने में असफल रहे, लेकिन उन लोगों ने क्या बना लिया, अपना झंडा बना लिया, राष्ट्रगान अपना लिया, स्थापना दिवस अपना लिया और मुद्रा अपना लिया। और यहाँ पे नीचे थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, क्योंकि ज्यादा नीचे लिखता हूँ तो वीडियो में वो सही से क्लियरिटी आ नहीं पाती है, तो इस वजह से मैंने इसको साइड में लिख दिया है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या समझा, आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज्यादा से ज्यादा कैसा रूप लेती चली गई, राजनीतिक रूप लेती चली गई। फिर दूसरा हमने समझा, अपना संविधान तो नहीं बना पाई, लेकिन उसका अपना झंडा था, अपना राष्ट्रगान था, स्थापना दिवस था और मुद्रा थी। तीसरी चीज, साझी विदेश और सुरक्षा नीति। साझी विदेश और सुरक्षा नीति, साझी का मतलब क्या है, साझी का मतलब है जितने भी देश हैं, उसमें 27 देश हैं यूरोपीय संघ में, तो उनका क्या है, एक मत होता था। तो यानी कि उसमें जितने भी 27 देश हैं, वो दूसरे देशों से मतलब उनके कैसे संबंध है। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लीजिए, अभी यूक्रेन वॉर चल रहा था, रशिया ने जब किस पे अटैक किया, यूक्रेन पे अटैक किया, तो बहुत सारे बोलेंगे क्या कि हमें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। अगर बोल रहे हैं कि हमें यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, तो सारे कहीं ना कहीं तैयार होंगे और हमें मदद करनी चाहिए, गेहूं उनको भेजना चाहिए, चावल भेजना चाहिए। तो हो सकता है सारे ही सहमत हो, और ये भी हो सकता है सारे सहमत ना हो। तो ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा विवादित पॉइंट है, इसको हम देखेंगे भी कि यूरोपीय संघ की जो कमजोरी है उसका एक कारण ये भी है कि सभी देश क्या रहते हैं, साझी विदेश नीति नहीं रहती, और सभी देश क्या करते हैं, हर देश अपना अपना मत रखने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं समझ रहे हैं कि उसके यूरोपीय संघ की असफलता के क्या कारण है, हम यहाँ पे समझ रहे हैं यूरोपीय संघ की प्रकृति। तो हमें सिंपल समझना, साझी विदेश और सुरक्षा नीति, यानी किन देशों की मदद करनी है, किन देशों की मदद नहीं करनी है। और चौथा पॉइंट है नए सदस्यों का शामिल होना। नए सदस्यों का शामिल होना, इसका मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी जब यूरोपीय संघ 1992 में बना, या जब शुरुआत में बन रहा था, तो एकदम से क्या हो गए, उसमें 27-28 देश आ गए। तो धीरे धीरे क्या है, उसमें देश बढ़े। तो शुरुआत में जब 1992 में बन गया था, तो शुरुआत में कितने देश थे, उसमें 28 देश थे। लेकिन 2020 में क्या होता है, ब्रेग्जिट हो जाता है। ब्रेग्जिट का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है, ब्रेग्जिट। यानी ब्रेग्जिट क्या मतलब होता है, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से एग्जिट होना। एग्जिट मतलब जो ब्रिटेन है,
ब्रिटेन का किससे अलग होना, यूरोपीय संघ से अलग होना। और 2020 में जब क्या हुआ था, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया, तो उसी को क्या बोला गया, ब्रेक्जिट। तो उसके बाद से जो यूरोपीय संघ की जो वर्तमान संख्या है वो कितनी है देशों की, 27 है। ये देखिए बहुत ही हल्का चल रहा है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेते हैं। कितने देश हैं वर्तमान में, 27 देश यूरोपीय संघ में शामिल है, बस इतना ध्यान रखना। और थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ज्यादा बाहर की आवाज आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। और थोड़ा सा कटवट भी लग सकता है वीडियो में, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलना, क्योंकि कोई बीच में जब बहुत ज्यादा बोलने लगता है तो क्या होता है, वीडियो को थोड़ा सा हमें पॉज करना पड़ता है। और पॉज करते समय फिर क्या होता है, रिदम भी टूट जाता है। और थोड़ा ये भी होता है कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि वीडियो कट हो गई, तो वो कट नहीं होती, वो पॉज कर देते हैं हम लोग। तो बस इसको थोड़ा सा क्या करना, इग्नोर करके चलना। तो हमने ये समझ लिया कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई, पृष्ठभूमि क्या रही है। दूसरा हमने समझा यूरोपीय संघ की प्रकृति कैसी रही। अब तीसरा क्वेश्चन हम समझेंगे यूरोपीय संघ के मजबूती के क्या कारण है। यानी कोई भी जब संगठन है, मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले हैं या बहुत ज्यादा अमीर हैं, या कोई भी देश विकसित होता है, तो उसके क्या कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वैसा ही क्या है, जो यूरोपीय संघ इतना मजबूत था तो उसके क्या क्या कारण थे, तो हम देखेंगे एक एक करके कि उसके राजनीतिक रूप से कितना मजबूत था, आर्थिक रूप से कितना मजबूत था, सैनिक रूप से कितना मजबूत था, और सामाजिक रूप से कितना मजबूत था, उसका झंडा, राष्ट्रगान, ये सारी चीजें उसके पास थी। तो हम एक एक करके देखने का क्या प्रयास करेंगे। तो पहला कारण जो था यूरोपीय संघ की मजबूती के, ऐसे लिखना, निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट है आर्थिक रूप से मजबूत होना। आर्थिक रूप से मजबूत होने का मतलब क्या है, जो यूरोपीय संघ था, यूरोपीय संघ जो था या है, वो सेकंड नंबर की क्या है, मजबूत अर्थव्यवस्था है। यानी अमेरिका के बाद अगर कोई भी मजबूत अर्थव्यवस्था है या उस समय में थी, वो कौन सी थी, यूरोपीय संघ थी। दूसरा है, इसी में ही सब पॉइंट मैंने बना दिए, आप लोग भी ऐसे डॉट डॉट डाल के कर सकते हैं, या ABCD जैसे भी आपकी इच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप। दूसरा, यूरो वर्सेस डॉलर। आप जानते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था में किसका भी प्रभुत्व है, डॉलर का प्रभुत्व पहले भी था और आज भी है। तो लेकिन जो यूरो थी, यूरो क्या, यूरो भी बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, मजबूत हो रही थी। तो यूरो जब बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, मजबूत हो रहा था, तो ये क्या है, इसका इम्पैक्ट, यूरो का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था, यूरो का इम्पैक्ट जो है डॉलर पे पड़ रहा था। और डॉलर को कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, खतरा हो रहा था। जैसे वर्तमान में देख लीजिए आप, क्या है, डॉलर तो है, लेकिन साथ साथ में कई सारे देश ऐसे हैं जो अपनी करेंसी में क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। चाइना को देख लीजिए, चाइना भी अपनी करेंसी में व्यापार कर रहा है, उसकी करेंसी का भी कुछ नाम है, येन तो जापान की करेंसी है, चाइना की भी है। तो हर देश के भी याद नहीं आ रहा, जब आएगा तो कभी बता दूंगा। तो हर देश क्या है, अपनी करेंसी में व्यापार करने का प्रयास कर रहा है, ताकि डॉलर का उनको उपयोग ना करना पड़े। और यूरो जो था, यूरो इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे थे, तो क्या था, उसका प्रभाव किस पे पड़ने लगा, नकारात्मक प्रभाव डॉलर पे कहीं ना कहीं पड़ने लगा। तीसरा है, ये फर्स्ट पॉइंट और इसी के ये सब पॉइंट्स हैं। तीसरा है, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी हिस्सेदारी। यानी जितना भी वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है, व्यापार होता है। तो जैसे एक संगठन भी आप जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी विश्व में क्या होते हैं, व्यापार से संबंधित नियम होते हैं, निर्देश होते हैं, उसको किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जब चैप्टर 6 पे आएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध पे, अंतरराष्ट्रीय संगठन नाम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको। फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए, विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी क्या है, उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है। तो इस वजह से क्या करता है, जो ये है यूरोपीय संघ के जो देश हैं, वो चाइना से, अमेरिका से क्या है, किसी भी क्या पूरी धौंस के साथ बात करते हैं। धौंस के साथ बात करने का मतलब क्या होता है, जब आप मजबूत होते हैं आर्थिक रूप से, तो आप क्या कर सकते हैं, सामने, और सामने वाला भी है, तो आप उससे कभी भी दबेंगे नहीं जल्दी। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी धौंस के साथ, बोलते हैं ना दादागिरी, दादागिरी तो थोड़ा सा ज्यादा वर्ड हो जाएगा, धौंस मतलब हाँ, आप भी अपने पक्ष को अच्छे से रख सकेंगे, ऐसा नहीं कि आपको दबना पड़ेगा। तो वही कारण है। तो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, क्योंकि सेकंड नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अमेरिका के बाद यूरो का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी इसकी हिस्सेदारी ज्यादा थी, इसलिए चीन और अमेरिका के साथ व्यापार के मामले में पूरी धौंस के साथ बात करता था। फिर है आपका राजनीतिक मजबूती। ये तो पहला कारण हो गया, आर्थिक मजबूती। दूसरा आयाम है राजनीतिक मजबूती। राजनीतिक मजबूती में हम देखेंगे कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संगठन है, जिसको हम UN बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके जो सदस्य हैं, फ्रांस
और पहले ब्रिटेन, दोनों क्या थे, किसके सदस्य थे, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का मतलब क्या हुआ, वो जब चैप्टर में आएंगे तो हम देखेंगे कैसे वीटो कर देते हैं किसी भी चीज पे, तो उसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जब उस चैप्टर पे आऊंगा तब डिस्कस करूंगा। तो इसका मतलब क्या, राजनीतिक मजबूती। तो जो पहले फ्रांस था, फ्रांस का मतलब क्या है, पहले ब्रिटेन भी था, पहले दो देश थे, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और फ्रांस किसके सदस्य थे, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। लेकिन जब 2020 में ब्रेक्जिट निकल गया, कहां से, यूरोपीय संघ से निकल गया, तो केवल कौन रहा, फ्रांस रहा। तो फ्रांस जो है वर्तमान में यूरोप सुरक्षा परिषद का क्या है, स्थायी सदस्य है। क्या है, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड में थोड़ी सी कमी होने के बावजूद मैंने शॉर्ट में लिख सका है, आप लोग पूरा लिखना, संयुक्त राष्ट्र संगठन। और कई सारे ऐसे भी देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं। तो जैसे फ्रांस तो है ही स्थायी सदस्य, लेकिन उसके साथ कई सारे क्या है, अस्थायी सदस्य हैं। तो हम लोग देखेंगे हर 2 साल में क्या होता है, स्थायी सदस्यों का चुनाव होता है, हर 2 साल बाद बदलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जब आएंगे तो समझेंगे। सिंपल समझना, राजनीतिक मजबूती यानी फ्रांस जो है यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। स्टेटमेंट दे देगा टिक मार्क वाले में कि फ्रांस और ब्रिटेन वर्तमान में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं यूरोपीय संघ में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि ब्रेक्जिट के माध्यम से ब्रिटेन निकल गया कहां से, यूरोपीय संघ से। तो इसलिए केवल अभी वर्तमान में फ्रांस ही है यूरोपीय संघ का सदस्य, जो किसका सदस्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तीसरा कारण है सैन्य मजबूती। सैन्य मजबूती के मामले में भी जो यूरोपीय संघ है वो क्या है, सेकंड नंबर पर है। यानी इसका मतलब पैसा भी है, राजनीतिक रूप से मजबूत है। तो आज के डेट में कौन मजबूत है, जिसकी सेना मजबूत है। देख लीजिए सेना पर कितना खर्चा किया जाता है। एक रिपोर्ट भी आती है सिपरी की, कभी मौका मिले तो देखना इसको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये एक संस्था है, ये संस्था बताती है कि किस देश ने सबसे ज्यादा अपने मतलब हथियारों को खरीदने के लिए खर्चा किया है, सबसे ज्यादा हथियारों का क्या किया, निर्यात किया है। तो इस संगठन को भी आप थोड़ा सा जाके कभी देखना, मौका मिले, या कभी मौका मिले तो लिख देना कि हाँ सिपरी के अनुसार यूरोप की कोई भी देश इतना ज्यादा खर्चा कर रहा है। और आगे मैं बताऊंगा भी, थोड़ा मैं जब निष्कर्ष लिखवाता हूं तो ये लिखवा देता हूं, मैं बता भी दूंगा आपको। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखना, सैन्य मजबूती। सैन्य मजबूती का मतलब क्या हो गया, जो यूरोपीय संघ की जो सेना है वो दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे मजबूत सेना है। और अमेरिका की सेना की बात ही करें, पहले भी मजबूत था। बोलते हैं जितना 12 देश मिलकर सबसे मजबूत देश, यानी सबसे पैसे वाले देश, 12 देश मिलकर जितना अपनी सेना पर खर्चा करते थे उतना केवल अमेरिका खर्चा करता है। लेकिन खैर अमेरिका के बाद कौन है दूसरे नंबर पर, यूरोपीय संघ। और तीसरा है इसी में ये 550 परमाणु हथियार। वैसे इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी गुप्त स्रोतों से पता चल जाता है कि किस पे कितने हथियार हैं। तो उसके जखीरे में कितने थे, 550 परमाणु हथियार। तो परमाणु हथियार उसके जखीरे में कितने थे, 550 परमाणु हथियार। जखीरे का मतलब होता है जहां पर क्या है, हथियारों को रखा जाता है, परमाणु बमों को रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हथियार। जैसे पैसा वगैरह पर्स में रखते हैं, जो जहां पे भी पैसा रखता है, होता है ना, हर चीज का रखने का स्थान होता है। तो वैसे ही परमाणु बमों को जो रखते हैं उसको जखीरा बोलते हैं, उतना घुसना नहीं है उसमें। और रक्षा व्यय भी करता है वो सेकंड नंबर पर, यानी अमेरिका के बाद जो सबसे ज्यादा व्यय करता है रक्षा पर, वो कौन है, वो है आपका यूरोपीय संघ। तो ये कारण हो गया आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक। और चौथा कारण है उन्नत विज्ञान एवं संचार प्रौद्योगिकी। यानी जो ये है आपका यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ इसलिए भी मजबूत है क्योंकि उसकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी बोल लीजिए, यस विज्ञान और प्रौद्योगिकी या संचार क्या है, बहुत अच्छा है। लोग एक जगह लोग आसानी से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में, स्पेस टेक्नोलॉजी में यूरोपीय संघ बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। भारत भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। खैर हम यहाँ पे भारत की बात कर नहीं रहे हैं। तो इतना समझ लेना कि उनकी क्या है, संचार प्रणाली भी बहुत अच्छी है और विज्ञान वगैरह में भी काम हो रहा है। तो खोजें वगैरह हो रही है, तो इससे भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और ये जानते ही हो आप, इसमें नीचे नहीं लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया है कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन का अपना झंडा है। क्या है अपना
झंडा है, राष्ट्रगान है, मुद्रा है, स्थापना दिवस भी है। तो इस कारण भी क्या हो जाता है, यूरोपीय संघ क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टोटल लेक्चर। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप थोड़ा क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या है बढ़ाने का प्रयास करिए। और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करिए, क्यों पसंद नहीं आता वो आप कमेंट में लिखिए। ये मत समझिए आप उल्टा कमेंट लिखेंगे तो हम आपको कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे, लेकिन हाँ उसका कारण भी होना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और एक बात फिर से बोलूंगा, इस वीडियो में थोड़ा सा नॉइस आ सकता है ज़्यादा, तो हम फिर भी हटाते हैं, ऐप से हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कुछ भी चीज़ नहीं हट सकती। तो प्लीज़ आज के लिए रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देख लेना और थोड़ा सा इग्नोर करके चलना। जो मैं समझा रहा हूँ और मैंने आवाज़ भी तेज रखने का प्रयास किया है, तो ये सब सारी चीज़ें देख लेना। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाता हूँ।